नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। लिए यहाँ पर एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट 54 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। यदि आपने इसके पहले 1 से 53 तक के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह जेसीईआरटी जैक की किताब का हैंड रिटेन नोट्स है जो कि आपके एग्जाम में 100% छपेगा ही छपेगा, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो यह जीएस के अंतर्गत काम करेगा, और 6 से 8 के शिक्षक हैं तो यह आपके लिए एसएसटी और भाषा शिक्षक जो हैं दोनों के लिए काम करेगा। तो तीनों प्रकार के शिक्षक ही इस वीडियो को अवश्य देखेंगे, और हो सके तो जल्द से जल्द आप जुड़ जाएंगे। परीक्षा बहुत ही नज़दीक हो गया आपकी, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बलबल, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या बाबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको जो है हमने जो आपको दिल्ली सल्तनत हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपको हमने दिल्ली सल्तनत जो हुआ उसके शासक का नाम याद रखने का ट्रिक बता दिया कि उसमें शासक किस प्रकार से आए, और फिर उसके संस्थापक का भी नाम याद रखने का ट्रिक आपको हमने बता दिया है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम कैसे याद करना था? तो आपको यहाँ पर याद है कि जी के, क्या था आपका? जी के, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जी के इस तरह से था आपका कि जी के क्या था आपका, यहाँ पर देखिए, जी के तुम्हारा शायद लो है, यही था, ठीक है। और इसके सामने जाइएगा तो आपका था कुमारी, फिर था जरीना, फिर क्या था गोरी ने, इसके बाद क्या था खीर बनाया। इसी तरह से जोड़ी बना हुआ है। तो ये जी मतलब क्या था? गुलाम वंश। ये के तो आगे बढ़ जाइएगा एक अक्षर ख, खिलजी वंश। और फिर तुम्हारा में तू से था तुगलक वंश, ठीक है। और फिर यहाँ पर से था सैयद वंश, और लो से था आपका लास्ट में लोधी वंश। इसको तो आपको हम बहुत बार, अभी तक जितना बार आ रहा है सब में बता दिए। अब ये देखिए संस्थापक,
तो गुलाम वंश क्या आगे ये कुमारी, तो कू से होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कू से कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम वंश का संस्थापन कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यहाँ देखिए खिलजी वंश। ठीक, तो जरीना, तो ज है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर देखिएगा तुगलक वंश तू है, यहाँ गोरी, इससे हो गया गोरी में ग है, ग से होता है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक कौन सा संस्थापक? तो तुगलक ही आएगा ना, तो गयासुद्दीन तुगलक गोरी से हो गया। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ये पूरे नोट्स को, इसका ट्रिक भी आपको अलग से पूरा पढ़ा दिया गया है, आपको दे दिया गया है। जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनको तो जुड़ना पड़ेगा, जुड़ जाइएगा। सिर्फ 500 रुपये में आपकी सारी तैयारी घर बैठे करवा दी जा रही है। आप सभी अवश्य जुड़िए, जैसे वीडियो मिलता है आप 500 रुपये में यहाँ से सारा नोट्स PDF JCERT JK किताब का 6 to 10 तक का कंप्लीट कर लीजिए। आपको यहाँ से निकलना टेट बहुत ज़रूरी है और टेट आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद किसने परिवर्तित किया? ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद किसने परिवर्तित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, दौलताबाद, गयासुद्दीन तुगलक या बाबर। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थे? दिल्ली। उसमें कौन ऐसा शासक हुआ जो दिल्ली को राजधानी नहीं बना के दौलताबाद को बनाया? किसको बनाया? दौलताबाद को। ठीक है, प्रश्न आया हुआ है, ये आपका जेटेट में भी आया हुआ है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया, प्रश्न देखिए कहाँ से आया था, तो JCERT JK किताब से आया था। ठीक है, तो दौलताबाद किसने किया? तो वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ किसने किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ किसने किया? यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, देखिए बलबल, गयासुद्दीन तुगलक, इब्राहिम लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ जो है आपको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च पद किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, देखिए ये भी एक बार प्रश्न आया था कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? पूछा गया था कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ठीक है, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? वो भी जाएगा आपका राष्ट्रपति में ही जाएगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति से एक प्रश्न जो है ना आपको लगभग यहाँ पर हर बार आपको एग्जाम में देखिए पूछ दिया जा रहा है ना, तो आप इसको देख करके ही जाइएगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होती है उसको बना करके ही जाइएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है आपसे पूछा जा रहा है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव आपको 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? ठीक है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? देखिए ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ये आपका बिहार टेट में भी आया हुआ है और पंजाब टेट में आया हुआ है और यूपी टेट में आया हुआ है। 3 जगह ये प्रश्न भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आया हुआ है। ठीक है, तो भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है याद रख लीजिएगा, तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 में शामिल किया गया है। ठीक है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कहाँ प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? ठीक है, किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? ये आपका अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 24। ठीक है, तो विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 25 से 28 तक में प्रदान किया गया है। ये प्रश्न आपका हरियाणा टेट में पूछा गया था। ठीक है, हरियाणा टेट का प्रश्न आपका ये है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस एकदम MVVI क्वेश्चन है आप लोग का, एकदम MVVI क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ क्या किया था? तो देसी रियासतों का एकीकरण किया था, देसी रियासतों का एकीकरण या देसी रियासतों को एक में मिलाने का श्रेय जाता है। इसलिए उनके जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को तो एकीकरण मतलब एकता किया गया, एक में किया गया, इसलिए यहाँ पर एकता दिवस इसका नाम पड़ा हुआ है। तो 31 अक्टूबर याद रखिएगा। ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री एवं तुता भारत आया? बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, मोरक्को यात्री एवं तुता, याद रखिएगा, ठीक है। यह यूपी टेट में 5 बार पूछा, आपको बता रहे 5 बार, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री एवं तुता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं, ठीक है। तो किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री एवं तुता भारत आया था? तो यह आया था, देखिए आपको, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री एवं तुता भारत आया था, प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो घटनाएं थी उसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? रेहला, हेपरा, छतरपुर या लहेरा, ठीक है। देखिए, ये पुस्तक का नाम रेहला, आप याद रखिएगा, रेहला याद रखिएगा। रेहला जो है यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है, रेहला पुस्तक ना। रेहला क्या है? एक पुस्तक है, और इस पुस्तक में किसका जानकारी है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की होने वाली घटनाओं की जानकारी, यानी दिल्ली सल्तनत में होने वाली घटनाओं की जानकारी, या तुगलक वंश के घटनाओं के होने वाली जानकारी है। तो रेहला पुस्तक को याद रखिएगा, रेहला पुस्तक बहुत बार आया हुआ है, रेहला को दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं की जानकारी देता है, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा, फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को किसने बसाया? फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को किसने बसाया? ठीक है, प्रश्न है, फिरोजाबाद और जौनपुर शहर को किसने बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या सभी, ठीक है। देखिए, ये जो फिरोजाबाद और जौनपुर शहर था, ठीक, इसको किसने बसाया? ये प्रश्न आपको देखिए यूपी टेट, एमपी टेट और सीजी टेट सब जगह पूछ दिया गया है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोजाबाद है, फिरोज शाह तुगलक, ऐसे याद रखिएगा, फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद, फिरोज, तो याद रखिएगा फिरोजाबाद, तो फिरोज है, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, एकदम याद हो गया। और जौनपुर शहर को भी फिरोज शाह तुगलक हो गया। अगला देखिएगा, इंग्लैंड के व्यापारियों ने व्यापारी कंपनी की स्थापना किसके समय में की? इंग्लैंड की महारानी समरसौत के समय, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय, इंग्लैंड की महारानी फूलवंती के समय या कोई नहीं, ठीक है। तो इंग्लैंड के व्यापारी क्या किए? तो व्यापारी कंपनी की स्थापना करने लगे। तो किसके समय में सबसे ज़्यादा किए? तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय किया गया था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय इन व्यापारी कंपनी की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में किया गया और कब किया गया? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में किया गया और कब किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में किया गया और कब किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ये तो कन्फर्म है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और ये किसके समय में हुआ? एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुआ। एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुआ। तो यही ऑप्शन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में किया गया? तो एलिजाबेथ प्रथम के समय में किया गया। और कब किया गया? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया। देखिए, ये डेट जो है ना, ये 31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इस सबसे ज़्यादा बार ये पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया। बहुत बार पूछा गया है, एकदम इसको याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया है। अगला है, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? ठीक है, देखिए, जब व्यापारिक कंपनी आने लगे तो उस समय कौन कौन आए? तो यहाँ पर पुर्तगाली आए ना, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, ठीक है, डच आए और फ्रांसीसी आए, इस तरह से आ रहे थे। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली लोग आए, ठीक है। तो उसमें पुर्तगाली में कौन आया? तो उसमें पुर्तगाल निवासी, ठीक है, पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा आया था। पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था ना। तो वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो आपको याद हो गया, ये पुर्तगाल निवासी था, पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। ये बहुत बार वास्को डिगामा से प्रश्न आता है व्यापारी कंपनी से, इसको देख के ही जाइएगा। और इसका तो विशेष नोट्स आपको दे दिया गया है, ठीक है। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? यही प्रश्न था जो जेटेट में आया हुआ था, यही प्रश्न था जो आपका जेटेट में पूछा गया था। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498 ईस्वी, 16 मई 1496 ईस्वी, 17 मई 1496 ईस्वी या 17 मई 1494 ईस्वी, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर वास्को डी गामा जब भारत पहुँचा था तो वो तिथि का निर्धारण जो है वो 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह होते भारत पहुँचा था। ठीक है, तो 17 मई 1498 हो जाएगा। भारत में उच्च किस्म के क्या पाए जाते थे जिनका यूरोपीय बाजार में काफ़ी मांग था, जिनका यूरोपीय बाजार में काफ़ी मांग था, भारत में ऐसे उच्च किस्म के क्या चीज़ पाए जाते थे? रेशम, सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, सभी। तो देखिए भारत में उच्च किस्म के तो मसाले पाए ही जाते थे, सबसे ज़्यादा डिमांड था, लेकिन कपड़ा का भी था, यानी रेशम और सूती कपड़े भी थे, काली मिर्च और लौंग भी थे, इलायची दालचीनी भी थे, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी उच्च किस्म के पाए जाते थे। वास्को डी गामा जब भारत से वापस जाने लगा, देखिए यही कहा गया है कि वास्को डी गामा जब भारत से वापस जाने लगा, भारत आया था सबसे पहले, और वास्को डी गामा जब भारत से वापस जाने लगा तो क्या लेकर गया था? तो देखिए यहाँ के मसाले जो है भारत के बहुत स्वादिष्ट थे और बहुत महंगे भी थे, बहुत महंगे भी थे। तो सब रिटायर करने के बाद पेंशन मिलता है, जाता है लेकर के कुछ न कुछ सामान। तो यही वास्को डी गामा जो था जब भारत से वापस जाने लगा तो वो अपने साथ क्या लेकर गया था? रेशमी कपड़ा, नील, मसाला या कोई नहीं। ठीक है, तो वास्को डी गामा जब भारत से वापस जाने लगा तो वो अपने साथ मसाला लेकर गया था। क्या लेकर गया था? मसाला लेकर के गया था। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, देखिए यही प्रश्न आया हुआ था जेटेट में, यही प्रश्न आया हुआ था जेटेट में। ठीक है, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला है 560 देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? देखिए एक बार तो 2012 में वो पूछा, एक बार 2016 में देखिए ये पूछ दिया, यही वाला प्रश्न, यही प्रश्न कि देशी ये 560 नहीं दिया था, पूछा था देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं। ठीक है, और प्रश्न ये इस तरह से था कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? ये प्रश्न था आपका कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। ठीक है, यही प्रश्न था कि देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया, ये पूछा गया था प्रश्न कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसने किया, किसने किया, देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया, ये प्रश्न पूछा है। देख लीजिएगा आप सभी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं। तो देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। देखिए यहाँ पर नोट्स आपके लिए हमने थोड़ा सा बना दिया है, आप सभी देख लीजिएगा। 2014 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकदम याद रखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक प्रश्न, ये प्रश्न 101 बार आया है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। ठीक है, 31 अक्टूबर भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और इन्होंने 560 देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए यहाँ से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला जो है एक प्रश्न आपका हो सके तो जेटेट में फिर से आ जाए। ठीक है, तो क्या याद रखना है? 2014 ईस्वी में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो पहला प्रश्न हो गया कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर। और कब से प्रारंभ किया गया है? 2014 ईस्वी से मनाया गया है। 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रश्न आया हुआ है। और भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक प्रश्न आपका अवश्य रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, देखिए इनके बारे में कुछ नोट्स यहाँ पर हमने आपको दे दिया है क्योंकि पूछा हुआ था एक बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव से थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे। बिहार के कौन? सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव से थे और वे 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं। ठीक है, तो किनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ नोट्स है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे। वे एक शिक्षक भी रह चुके हैं। उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। ठीक है, तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? चलिए अब बताइए आप, तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? दिल्ली सल्तनत छोड़ेगा नहीं, एगो रहेगा। ठीक है, तो देखिए अभी आपको बताया थे दिल्ली सल्तनत में शासक क्रम क्या था, अभी भी एक बार फिर देते हैं आपको। देखिए हम यही था, जी के तुम्हारा शायद लो है, यही था ना। जी से क्या था? गुलाम वंश। जी से क्या था? गुलाम वंश। के से आगे बढ़ जाइएगा, के से आगे मतलब क से आगे ख, तो हो जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश। और तुम्हारा में तू से क्या था? तुगलक वंश। तुगलक वंश हो गया। और शायद में शायद से क्या था? शायद से था सैयद वंश। शायद से क्या था? सैयद वंश। और लो से क्या था? लोधी वंश। लो से क्या था? लोधी वंश। देखिए यही था। तो यहाँ पर कोई पूछेगा गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश हुआ, तो खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद कौन सा हुआ? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? सैयद वंश। सैयद वंश के बाद कौन सा है? लोधी वंश। तो आपसे क्या पूछा है कि तुगलक वंश के बाद कौन आया, तो तुगलक वंश के बाद कौन आया? देखिए सैयद वंश है, तो आपको आंसर सैयद वंश चला जाएगा, सी चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सैयद वंश का स्थापना किसने किया? सैयद वंश का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक या खिज्र खां। ठीक है, तो सैयद वंश का स्थापना किसने किया? तो सैयद वंश का स्थापना आपका खिज्र खां ने किया। ठीक है, सैयद वंश का खिज्र खां ने किया। सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? ठीक है, सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो देखिए सैयद मतलब शायद था, तो शायद लो है, तो सैयद वंश के बाद लो माने लोधी वंश। तो सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? लोधी वंश का शासन हुआ। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में किसने भेजा था? ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स द्वितीय ने 1605 ईस्वी में, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स द्वितीय 1609 ईस्वी में, या सभी ने। ठीक है, तो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में भेजा था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में, या सभी। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो किसके दरबार में आया था? आपका जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस वाला प्रश्न बहुत MBBI है, ये बार बार आपको कैप्टन हॉकिंस पूछता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश किसने दिया था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, सिरमौला या सभी। तो फोर्ट विलियम को नष्ट करने का आदेश किसने दिया था? सिराजुद्दौला ने दिया था। ठीक है,